सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसे 18 जुलाई 2016 की दोपहर करीब 2:41 पर रशिया की नोवोसिबिर्स्क ओब्लास्ट में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ खेतों के बीचों बीच खराब मौसम और बारिश के साथ साथ बिजली की एक बॉल लगातार ग्लो करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है मानो ये बॉल अपनी जगह से इधर उधर भी घूम रही हो या फिर किसी भी तरह के फोर्स से इंडिपेंडेंट होकर मूव कर रही हो, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि देखो हमने जितना आज तक बिजली को स्टडी किया है उस हिसाब से कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर को बिना किसी वायर्ड या वायरलेस मीडियम के क्रिएट किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। बट हियर वी वेर एग्जैक्टली विटनेसिंग दिस। अब ये देखने के बाद सबसे पहला शक यही पैदा होता है कि कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है। तो हमने धीरे धीरे इसके बारे में वेरिफिकेशन और रिसर्च करना शुरू किया और हमारी इस रिसर्च में हम हिस्ट्री टीवी 18 के इस मिथ बस्टिंग वीडियो तक पहुंचे जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा एनालाइज करने के बाद इस वीडियो को जेन्युइन डिक्लेयर किया गया और इससे ये साबित हो गया कि हमारे एनवायरनमेंट में इवेंचुअली इस तरह की लाइटनिंग बॉल्स एक्चुअल में क्रिएट होती है। देखो लाइटनिंग बॉल सिद्धांतों और असमंजस के बीच एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसके फंडामेंटली पॉसिबल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि जब इनका बनना इतना ही असंभव है तो फिर आए दिन हमें ये अपीयर होते हुए क्यों दिखते रहते हैं? आखिर ये बनते कैसे हैं और क्या हम इन्हें लैब में किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, वैसे तो लाइटनिंग बॉल्स का कॉन्सेप्ट कई लोगों के जहन में आज से कुछ दशकों पहले ही ओरिजिनेट हुआ लगता है, मगर इसकी शुरुआत होती है आज से कई सेंचुरीज पहले, जिसके ओरिजिनेशन के ऊपर जब हमने रिसर्च शुरू की तो हम पहुंचे जापानीज कल्चर में। जापानीज माइथोलॉजी के हिसाब से जब जापानीज गॉड ऑफ थंडर राइजू जब क्रोधित होते थे तो वो एज ए वेपन लाइटनिंग बॉल को धरती पे भेजा करते थे, जिससे कि लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन हो सके कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। और केवल यही नहीं बल्कि साउथ वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो की जाने वाली बास्कियो माइथोलॉजी के अनुसार तो ट्रैवल करने वाली लाइटनिंग बॉल्स को बास्कियो गॉडेस मारी और सुगार का प्रतीक माना जाता था, जिसके तहत वो मानते थे कि देवता लाइटनिंग बॉल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ताकि उनके असली स्वरूप को कहीं कोई इंसान देख ना ले। ऐसे ही और ना जाने कितने रेफरेंसेस हमें अपनी रिसर्च के दौरान मिले थे जो बताते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले भी लाइटनिंग बॉल्स को देखा जाता रहा था। मगर लाइटनिंग बॉल का पहला ऑफिशियल अकाउंट हमें मिलता है 7 जून साल 1195 में। जर्वेस ऑफ कैंटरबरी, जो कि एक इंग्लिश मॉन्क और राइटर थे, उन्होंने उस डेट का डिस्क्रिप्शन बयां करते हुए लिखा, ए मार्वेलस साइन डिसेंड नियर लंडन कंसिस्टिंग of a dense and dark cloud emitting a white substance that grew into a spherical shape under the cloud from which a fiery glow fell towards the river। अब इस बात पर सालों तक किसी ने भी गौर नहीं किया था, मगर फिर डरहम यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट एमरिटस प्रोफेसर ब्रायन टैनर और हिस्टोरियन गाइस गैस्पर का ध्यान जब इस हिस्टोरिकल अकाउंट पर गया तो उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन को सिम्युलेट किया एंड दे फाउंड आउट कि ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली किसी लाइटनिंग बॉल की ही क्वालिटीज को मैच कर रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी तूफान के वक्त या बारिश के समय ओरिजिनेट हुआ होगा और फिर आसमान से नीचे आते आते फाइनली समुद्र में जाके मिल गया होगा। नाउ दिस इज नॉट ओनली मेंट कि बॉल लाइटनिंग के अकाउंट्स कितने साल पहले तक भी पाए जाते रहे, बट दिस इज ऑल्सो मेंट कि अलग अलग माइथोलॉजीज में जो हजारों साल पहले ऐसे बॉल लाइटनिंग इंसिडेंट्स को लिखा गया था ना, वो भी कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं। हाउएवर ऐसा नहीं है कि 1195 में देखने के बाद फिर से इनका देखना 21st सेंचुरी में ही शुरू हुआ है, बल्कि इसका सबसे फेमस और ह्यूजली विटनेस्ड अकाउंट हमें मिलता है 21 अक्टूबर 1638 के घटनाक्रम में, जब इंग्लैंड के डार्टमूर में द ग्रेट थंडरस्टॉर्म ने दस्तक दी थी। जब थंडरस्टॉर्म आया तब दोपहर का समय था और करीब 300 लोग चर्च के अंदर आफ्टरनून सर्विस कर रहे थे। सबको लगा कि वो सुरक्षित है कि तभी पता नहीं कहां से एक सफेद रंग की फायरबॉल जैसे दिखने वाली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट चर्च के अंदर खिड़की के थ्रू आ गई और चर्च के अंदर
चलकर इंडिपेंडेंटली इधर उधर घूमने लगी। नाउ आंखों देखी लोगों के हिसाब से वो फायर बॉल काफी रैपिडली स्पिन कर रही थी और वो बॉल जहां जहां गई वहां वहां अगर इंसान थे तो या तो उन्हें सीवियर बर्न आ गया या फिर उनकी मौत हो गई। और अगर वो बॉल चर्च के किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही थी ना तो वो हिस्सा बड़ी ही बुरी तरह से डैमेज हो जा रहा था। अब काफी देर तक यूं ही डिस्ट्रक्शन मचाते हुए अचानक से वो बॉल एक्सप्लोड कर गई एंड एज पर अकाउंट्स उसके फूटने के बाद पूरे चर्च में सल्फर की गंध आ रही थी। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से उस दिन करीब 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 60 लोग बड़ी ही बुरी तरह से घायल हो गए थे, विच इज टिल डेट द मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट ऑफ बॉल लाइटनिंग। HMS वॉरेन हास्टिंग्स इज अनदर सच फेमस इंसिडेंट जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3 बॉल लाइटनिंग दिखी थी। एक इंग्लिश जर्नल के हिसाब से साल 1809 में जब HMS वॉरेन हास्टिंग्स अपने क्रू के साथ एक्सपीडिशन पे जा रही थी तो अचानक उनका एनकाउंटर एक समुद्री तूफान से हुआ, जो सी क्रू के लिए ना काफी कॉमन बात होती है। बट जो चीज कॉमन नहीं थी वो था अचानक से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का आसमान से नीचे उतरकर सीधा क्रू के एक बंदे से टकरा जाना, जिसके टकराते ही एक एक्सप्लोजन हुआ और उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। बट दिस वॉज नॉट इट। एक के बाद एक 2 और फायरबॉल्स या यूं कहे कि थंडर बॉल्स शिप्स पे आई। एज ए रिजल्ट 3 लाइटनिंग बॉल से उस दिन 2 क्रूमेट्स की मौत हो गई, एक को सिवियर बर्न और एक को माइल्ड बर्न आया। बट यू नो व्हाट वाज कॉमन इन दिस टू? कॉमन ये था कि यहाँ पे भी लाइटनिंग बॉल्स के फूटने के बाद पूरे शिप पे काफी तेज सल्फर की गंध फैल गई थी, सेम वैसा ही जैसे चर्च वाले इंसिडेंट में हुआ था। देखो, हमने आपको अभी तक 3 फेमस इंसिडेंट्स के बारे में बताया और इन तीनों में 3 चीजें कॉमन है। पहली कि ये सारे लाइटनिंग बॉल्स तभी अपीयर होते हैं जब काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म किसी एरिया को हिट करता है। दूसरी ये कि इस बॉल को किसी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती है, मीनिंग कि ये मैटर्स जैसे कि वॉल, वुडन स्लैब और ऐसे बैरियर से पास ऑन हो सकती है बिना किसी भी तरह के गेट या विंडो के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइटनिंग बॉल्स के एक्सप्लोड होने के बाद हर बार सल्फर की बड़ी ही तेज गंध आती है, मीनिंग कि ये लाइटनिंग बॉल ना सिर्फ तभी ओरिजिनेट होती है जब थंडरस्टॉर्म आता है, बल्कि इसके अंदर किसी नॉर्मल थंडर से ज्यादा रेजिस्टेंस एंड लाइफ स्पैन के अलावा पता नहीं किन कारणों से सल्फर की उपस्थिति भी होती है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर कैसे? हमने काउंटलेस फॉर्म्स में लाइटनिंग को देखा है और उसे आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया है, बट बीते कई सालों से ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद हम इसके बारे में आज भी कुछ नहीं जानते। देखो, वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत सी अजीबोगरीब और कुछ तो बिना सर पैर के थियरीज भी दी गई है, मगर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वन और सेंसिबल लगती है वेपोराइज्ड सिलिकॉन हाइपोथेसिस। इस थियरी के हिसाब से लाइटनिंग बॉल वेपोराइज्ड सिलिकॉन की वजह से बनती है, जो ऑक्सीडाइज होके ऐसा रूप ले लेता है। प्रॉपरली एक्सप्लेन करें तो ऐसा समझिए कि जब थंडर स्ट्राइक सीधा सॉइल पर पड़ती है तो सॉइल में मौजूद सिलिका एलिमेंट्स सॉइल के साथ साथ सीधा वेपोराइज हो जाता है। नाउ टेक्निकली थंडर स्ट्राइक के बाद ऑक्सीडाइज होने की वजह से एज ए प्रोडक्ट समहाउ इस प्रक्रिया में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनने की बजाय प्योर सिलिकॉन वेपर्स बन जाते हैं और कुछ देर ठंडा होने के बाद ये सभी वेपर्स कंडेंस्ड एरोसोल्स के रूप में एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, जो ठंडे होने के बावजूद अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज से बाउंडेड होते हैं। और जब यही कुछ समय बाद वापस से एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें मौजूद हीट एनर्जी वापस से बढ़ने लगती है, जिनकी वजह से हमें वो फायर बॉल वाले कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, जैसा हम अलग अलग इंसिडेंट्स में पढ़ा करते हैं। अब इस चीज को साल 2007 में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेर्नाम्बुको के 2 वैज्ञानिक एंटोनियो पावाओ और जेरसन पाएवा ने एक एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, जिसमें उन दोनों ने सिलिकॉन वेफर्स को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर सिलिकॉन वेपर्स क्रिएट किए थे और फिर उस ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेपर को ऑक्सीडाइज करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि एज ए रिजल्ट ऐसी लाइटनिंग बॉल्स क्रिएट हो रही थी, जो कुछ सेकेंड्स तक ही सही मगर थोड़े बहुत वैसे ही लक्षण दिखा रही थी जैसा कि हमें लाइटनिंग बॉल के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। हालांकि हमें अभी भी यहाँ पर 2 डाउट्स मिलते हैं। पहला तो ये कि जब ये बॉल लाइटनिंग्स सिलिकॉन की बनती है तो उनके ब्लास्ट होने के बाद सल्फर की सुगंध क्यों आती है, और दूसरा ये कि आखिर ये लाइटनिंग बॉल्स मैटर और दीवारों के आर पार
कैसे हो पाती है। देखो रही बात सल्फर की, तो इसका जवाब हमें इसके ओरिजिन में ही मिल जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये बॉल लाइटनिंग्स तभी क्रिएट होती है जब कोई थंडर बोल्ट सॉइल पे पड़ता है। पर चूंकि सारे सॉइल में थोड़ी सी ही सही पर सल्फर की मात्रा होती जरूर है, इसीलिए इसी से आप समझ सकते हो कि आखिर इन लाइटनिंग बॉल्स में सल्फर कहां से आते हैं। और रही बात मैटर से आर पार हो जाने की, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात हम तो क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं। और जितना मिस्टीरियस ये फिनोमेना है ना, लगता नहीं है कि हमें हाल फिलहाल में इसको डिकोड करने का कोई मौका मिल भी पाएगा। हालांकि एक आदमी था जो लाइटनिंग बॉल्स क्रिएट करने में माहिर हो गया था, एंड इट वाज नन अदर देन द जीनियस हिमसेल्फ, सर निकोलाई टेस्ला। साल 1899 में पर्सन्स मैगजीन में छपे इस आर्टिकल में जिक्र है इस बात का कि कैसे टेस्ला चुटकी बजा के बड़ी आसानी से लाइटनिंग बॉल्स बना लिया करते थे। और केवल यही नहीं, उनके पास उन इलेक्ट्रिक बॉल्स को ऑपरेट करने की ऐसी मास्टरी थी कि वो उसे हाथ में पकड़े रखते थे और ना तो उन्हें करंट लगता था और ना ही उनके हाथ जलते थे। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। पर मैगजीन में छपा उनका ये स्केच आपको और क्लियर आइडिया दे देगा कि हम इंसानों ने इस बंदे को सीरियस ना लेकर शायद साइंस की सबसे बड़ी गलती की है। हालांकि आपके हिसाब से ये लाइटनिंग बॉल्स कैसे बनती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए कहीं मत जाना। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।